नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के नागरिकों का इलाज हो, इस फैसले को उपराज्यपाल ने पलट दिया है। दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल ने यह फैसला लिया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल दिल्ली के नागरिकों के लिए सुरक्षित रहेंगे, लेकिन उपराज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कैबिनेट के इस फैसले को पलट दिया। अब ये फैसला निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी का भी उल्लेख किया है कि जीवन का अधिकार, इसमें स्वास्थ्य का भी अधिकार शामिल है और आप नागरिकता के आधार पर किसी बाहरी को या किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना नहीं कर सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप देश में कोरोना के इलाज की राजनीति कर रहे हो, कोरोना के इलाज के काम के लिए काम कर रहे हो, या कोरोना के नाम पे राजनीति कर रहे हो, राज्य सरकारों की योजनाओं को फेल करने की राजनीति कर रहे हो। कल को अगर दिल्ली में जितने बेड हैं वो 2 दिन के अंदर अंदर भर गए, 3 दिन के अंदर अंदर भर गए पूरे देश से आके, तो उसके बाद में दिल्ली में कोई आदमी बीमार हुआ, दिल्ली में किसी आदमी की मौत हुई, तो वो कहां जाएगा? आपसे तो कहीं इलाज हो नहीं रहा ठीक से। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो पीपीई किट में घोटाला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जहां जहां आपकी सरकार है वहां पे आप वेंटिलेटर पे घोटाला कर रहे हैं। गुजरात में आप वेंटिलेटर घोटाला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में घोटाला कर रहे हैं। आपसे समझ नहीं रहा। गाजियाबाद में लोग एम्बुलेंस में मर जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने पीपीई किट घोटाला कर दिया, आपकी नेता पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्छी राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। जब उपराज्यपाल का फैसला आया, उसके कुछ घंटे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मंगलवार को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बैठक होने वाली है। उसमें मुख्यमंत्री की जगह वो हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, खांसी है और हो सकता है कि कोविड-19 के टेस्ट की ज़रूरत पड़ जाए। क्या कोरोना कम्युनिटी स्टेज पे पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड स्टेज पे पहुंच गया है? इस पे चर्चा होनी थी। इस बात पे चर्चा होनी थी कि अगर कम्युनिटी स्टेज पर पहुंच गया है, कम्युनिटी स्प्रेड पर पहुंच गया है दिल्ली में कोरोना, तो उसकी स्ट्रेटेजी फिर क्या होगी? इसके लिए कल सभी डेटा के साथ और दिल्ली कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए गए हैं, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा होनी है। जैसा मैंने पहले बताया था, मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको थोड़ा फीवर है और उनके गले में कफ है, जो हम इसको भी सीरियसली लेके चल रहे हैं। उनका कल कोरोना का टेस्ट होना है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने अपने आप को आइसोलेट किया है। अभी वो कल से कोई मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को क्या इस बात का एहसास हो गया था कि उपराज्यपाल इस तरह के फैसले लेने वाले हैं? क्या इसीलिए उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मंगलवार को स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की मीटिंग होने वाली है, जिसमें उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह वो लेंगे? ये सिर्फ संयोग हो सकता है, मगर प्रश्न इतना भी अनुचित नहीं है। लेकिन उससे भी पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जब हमारे सहयोगी शरद शर्मा बात कर रहे थे कि इतनी आलोचनाएं हो रही हैं इस फैसले को लेकर, क्या अब भी आप अपने फैसले पर अडिग हैं, उसे तार्किक समझते हैं, तो सत्येंद्र जैन ने बिल्कुल इस फैसले का बचाव किया। दिल्ली के अंदर कोरोना काफ़ी लेवल पर बढ़ चुका है और आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से 1000 से भी ज़्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं। 1200, 1400, 1500 केसेज आ रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों को इलाज कराने के लिए जगह की आवश्यकता है। और दूसरा, वैसे भी देखिएगा आसपास के राज्य तो कह रहे हैं उनके यहाँ कोरोना है ही नहीं। जब वो कह ही नहीं रहे कोरोना है तो फिर कोई इशू वाली बात ही नहीं रहती। राजनीतिक कारण हो या प्रशासनिक कारण हो, भले इस फैसले का बचाव दिल्ली सरकार कर ले, लेकिन इस फैसले से कई प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि मुंबई में जहां कैंसर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, वही मना कर दें कि हम दिल्ली वालों का इलाज नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि अहमदाबाद का सिविल अस्पताल कह दे कि दिल्ली के वासी जो यहाँ रहते हैं वो बीमार हैं, हम उन्हें भर्ती नहीं करेंगे, आप दिल्ली जाएं। तीसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में 2 तरह के अस्पताल हैं, जैसे एम्स वो केंद्र सरकार का अस्पताल है, राम मनोहर लोहिया वो केंद्र सरकार का अस्पताल है। अगर आरएमएल और एम्स ये कह दे कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जाएं, आप हमारे यहाँ ना आए, तब किस तरह की अराजकता फैल जाएगी।
यही नहीं, जो दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मुझे लिखा कि उनकी वो खुद 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के नागरिक के तौर पर इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में वो अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, पानी, टेलीफोन, बिजली का बिल वगैरह सब दिखा सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो माँ रहती हैं वो जमशेदपुर में रहती हैं, उनका दिल्ली में कुछ भी नहीं है, तो माँ का क्या होगा? तो इस तरह के अनेक प्रश्नों से जनता परेशान थी। अशोक अग्रवाल शुरू से ही इस फैसले पर स्पष्टता से अपनी राय रख रहे थे। ये एक तरीके से बहुत ही इमोरल, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 में है लोगों का, उसको वायलेट करती है ये है। और ये जो है अनएथिकल है और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 अक्टूबर में जब इन्होंने इस तरीके की पहले भी कोशिश करी थी कि सरकारी अस्पतालों में बाहर के लोग नहीं आए, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना एक लेंथी जजमेंट देके जो है ये कहा कि ऐसे ये सरकार नहीं कर सकती है। जो सरकारी अस्पताल की सुविधा होती है वो देश के सब नागरिकों के लिए होती है और ये इस तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकते। एक तरह से ये ठीक हुआ कि उपराज्यपाल ने एक ऐसे फैसले को पलट दिया जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ से यह ठीक नहीं हुआ कि कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पलटा। क्या इसके बीच में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं थी? क्या उप मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल में बात हुई? उप मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल के बीच में कोई सलाह विमर्श हुआ कि इस फैसले को आपको पलटना चाहिए? इसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। दिल्ली के अस्पतालों का सिस्टम आपको समझना चाहिए। पहले आपको आश्वस्त किया गया कि अस्पतालों की तैयारियां यहाँ पूरी हैं, फिर अब उन तैयारियों में इतने छेद क्यों नजर आ रहे हैं? क्यों मरीजों को यहाँ से वहाँ टेस्ट के लिए, भर्ती के लिए भटकना पड़ रहा है? कहाँ गए वो दावे जिनमें कहा जा रहा था कि हम 3 लाख 4 लाख बिस्तरों का इंतजाम कर चुके हैं, 40,000 75,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दे चुके हैं? वो सब कहाँ हैं? इसके बाद भी लोगों की स्थिति इतनी खराब क्यों है दिल्ली में? शाहिद सिद्दीकी राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, एक अखबार के संपादक रहे हैं, दिल्ली में न जाने कितने प्रभावशाली लोगों को जानते होंगे, लेकिन उनकी भतीजी को भी भर्ती के लिए अस्पताल समय पर नहीं मिला और अंत में उसकी जिंदगी बचाई नहीं जा सकी। मेरी वाइफ की नीस को अंदाज़ा ये हुआ कि कोविड उसको हुआ है और तेज़ बुखार था, ब्रीदिंग ट्रबल था। उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल ले गए, पहले सिंघानिया हॉस्पिटल ले गए, फिर उसके बाद मैक्स ले गए, फिर उसको अपोलो ले गए और होली फैमिली और फिर मूलचंद। कहीं पे भी एडमिट नहीं किया गया। हर जगह ये कि बहाना था कि हमारे पास बेड्स नहीं हैं, हमारे पास स्पेस नहीं है। और उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उस ब्रीदिंग इम्पॉसिबल हो रही थी। उसके बाद उसको रात में जब सफदरजंग हॉस्पिटल ले गए हैं तो बड़ी मुश्किल से वहाँ एडमिशन हुआ, लेकिन सिर्फ एडमिशन हुआ, कोई इलाज नहीं हुआ, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ऑक्सीजन लगा दी गई। और उसके बाद जब उसे टॉयलेट जाना हुआ तो उसके ऑक्सीजन भी हटा दी गई और उस हालत में ले गया उसको, उसी में वो कोलैप्स कर गई और उसकी डेथ हो गई। तो जो सिचुएशन है वो ये क्लियरली दिखा रही है कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर रहा है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोई हेल्प करने वाले लोग नहीं हैं, वॉलंटियर्स नहीं हैं। सरकार के वॉलंटियर्स होने चाहिए, आम आदमी पार्टी के, दूसरी पार्टियों के वॉलंटियर्स बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सब वहाँ होने चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए, लेकिन उस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो पूरी तरह से पैसा बनाने पर लगे हुए हैं। क्या दिल्ली में अस्पतालों की कमी है, पैसे की कमी है? एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि दिल्ली में केंद्र सरकार भी अपने अस्पतालों पर पैसे खर्च करती है और दिल्ली सरकार भी। दिल्ली सरकार का अपना बजट 7,700 करोड़ से कुछ अधिक का है और इसी के साथ केंद्र सरकार के अस्पतालों का बजट भी कुछ कम नहीं है। मसलन एम्स, जो दिल्ली का एम्स है, उसका ही 2020-21 में जो बजट है वो 3,489 करोड़ का है। उसके पहले वित्त वर्ष में 3,599.65 करोड़ का था।
यानी इस साल के बजट में कमी कर दी गई। 2020-21 में राम मनोहर लोहिया का बजट 885 करोड़ 60 लाख था, जो 19-20 की तुलना में 135 करोड़ अधिक है। 2020-21 में सफदरजंग अस्पताल का बजट 1318.86 करोड़ किया गया, पिछली बार से 107 करोड़ अधिक। 2020-21 में लेडी हार्डिंग अस्पताल का बजट 502 करोड़ किया गया। कलावती शरण अस्पताल का बजट भी बढ़ाकर 136 करोड़ किया गया। बजट के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार भी अपने इन 4 अस्पतालों पर दिल्ली सरकार के कुल बजट से कोई 1000 करोड़ कम ही खर्च करती है। अगर आप दोनों का बजट मिला दें, केंद्र सरकार का और दिल्ली सरकार का, तो 14,000 से अधिक की राशि बन जाती है स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए। केरल को देखिए, केरल 7,856 करोड़ रुपए खर्च करता है। यूपी 23 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहां 26,000 करोड़ से अधिक का बजट है। राजस्थान, जिसकी आबादी कोई 6 करोड़ होगी, 4 से 6 करोड़ बताई जाती है, इसका बजट जो है 14,700 करोड़ है। और दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन फिर भी यहां पर जो पैसा खर्च होता है दिल्ली सरकार का और केंद्र सरकार का, वो 14,000 करोड़ से अधिक है। दिल्ली में बिस्तर नहीं है। आमतौर पर ऐसे संकट के वक्त सबकी निगाह एम्स पर होती है। एक सवाल यहां उठना चाहिए कि इस महामारी से मुकाबला करने के लिए एम्स अस्पताल, जो देश का सबसे प्रीमियर अस्पताल है, वो क्यों नहीं आगे आकर मोर्चा संभाल रहा है। एम्स और सफदरजंग, ये दोनों बहुत ही बड़े अस्पताल हैं, इनका मोर्चे में कहीं नाम नहीं है। इनको लीड करना चाहिए था। दिल्ली के अस्पतालों का भी हाल देखिए। दिल्ली के स्वास्थ्य निदेशालय की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के पास 38 अस्पताल हैं, 11,770 बेड हैं और 10,664 चालू हैं। उनमें डॉक्टरों के 681 पद मंजूर हैं, इनमें से 217 खाली हैं, 464 ही भरे हैं। खाली पदों में डॉक्टर, विशेषज्ञ, चीफ मेडिकल अफसर के भी पद हैं। यह रिपोर्ट 2018-19 की है, जो बताती है कि दिल्ली के 38 सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, विशेषज्ञ, मेडिकल अफसर, चीफ मेडिकल अफसर जैसे पदों की संख्या, मंजूर पदों की संख्या 681 ही है। अगर आप औसत निकालें तो एक अस्पताल में 18 से भी कम डॉक्टर या मेडिकल अफसर आते हैं। इस वक्त 464, इस वक्त का मतलब 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार 464 डॉक्टर हैं, तो इसका औसत जो है एक अस्पताल में 12 डॉक्टर से भी कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे डॉक्टर कितने दबाव में काम कर रहे होंगे। सोचिए, बगैर डॉक्टरों की ये तैयारी कैसी है और ये काम किस तरह से चल रहा होगा। यही नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि कई अस्पतालों में, जैसे दिल्ली के कई अस्पताल हैं और केंद्र सरकार के कई अस्पताल जो दिल्ली में हैं, इनमें जो भर्तियां होती हैं वो यूपीएससी के जरिए होती हैं। तो क्या जो मंजूर पदों की संख्या है 664, वो काफ़ी है दिल्ली की ज़रूरत के हिसाब से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में, या फिर इन्हें जानबूझकर कम रखा गया है? ये हमें समझने की बात है। दिल्ली सरकार का एक अस्पताल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अस्पताल है। इसकी वेबसाइट पर हमने जाकर देखा तो पता चला कि इस अस्पताल में प्रोफेसर के पद के 76 पद खाली हैं, प्रोफेसर के लेवल के 8 पद मेडिकल अफसर के खाली हैं, 209 पद नर्सिंग स्टाफ के खाली हैं और 100 पद जो हैं वो टेक्नीशियन के खाली हैं। इनकी वैकेंसी निकाली गई है। इस 22 मई को विज्ञापन में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बताई गई है। ये बात नोट करने की है। एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अगर 76 प्रोफेसर लेवल के पद खाली हों, 300 से अधिक पद नर्स और टेक्नीशियन के खाली हों, तो वो अस्पताल कैसे चलता होगा आप समझ सकते हैं। वहां के डॉक्टर चला ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। दरअसल इसके लिए थाली बजानी चाहिए
ना कि कुछ किया धिया नहीं, कुछ शुरुआत नहीं हुई, पहले ही थाली बजाकर हम घर बैठ गए। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर नहीं आ रहे, 76 पद खाली हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बहाली निकलती है, एडहॉक बहाली निकलती है। तो आप बताइए कि कोई प्राइवेट अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर क्यों आएगा? तो क्या हमारी सरकारें नौकरियों की शर्तें ऐसी रख रही हैं कि पद खाली रह जाएं और उसकी जगह पर भरपाई ना हो? इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब देर हो चुकी है। अब एक एक मरीज का वीडियो बनाकर आपस में वायरल करने से कुछ नहीं होने वाला है। जब करना था तब आपने प्रश्न नहीं किया, आपको दूसरे प्रश्नों में भटका दिया गया, सांप्रदायिक प्रश्नों में, जहां आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इन 6 वर्षों का आप हिसाब कीजिए तो आपने कितना वक्त बर्बाद किया है। और अब चाहे वो किसी भी तबके का हो, गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब अपने अपने मोबाइल से संपर्कों को फोन कर रहे हैं, इस अस्पताल से उस अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। सफदरजंग केंद्र सरकार का अस्पताल है, यहां 282 पद खाली हैं। 19 मई को ही वैकेंसी आई है, वो भी जूनियर डॉक्टर की, यानी कोरोना के समय वैकेंसी निकाली गई है। यह एक बड़ा अस्पताल है, यहां 500 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 2000 से अधिक नर्सिंग और टेक्नीशियन हैं। राम मनोहर लोहिया में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 80 पद खाली हैं, जिनकी भर्ती मार्च में निकाली गई। तो आपने देखा कि सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया दोनों अस्पतालों में जो भर्ती निकली है वो परमानेंट नहीं है, वो एडहॉक है, तदर्थ है, अस्थायी है। तो कौन डॉक्टर जाना चाहेगा ऐसी नौकरियों के लिए? अगर आपको लगता है कि बीमा पॉलिसी दे देने से, खरीद लेने से या सरकार के दे देने से इलाज हो सकता है तो करा लीजिए, मेरी तो बात समझ में नहीं आती। अगर ये आप पर इतना भरोसा है तो पॉलिसी का पेपर निकालिए, उसी से अपना बीपी चेक कर लीजिए, उसी से अपना टेम्परेचर चेक कर लीजिए, क्योंकि जब डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगी, टेक्नीशियन नहीं होगा अस्पताल के भीतर, तो इलाज कौन करेगा? वायरल वीडियो से इलाज नहीं होने वाला है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है कि यह स्थिति तब है जब दिल्ली में 14,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यहां के सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क उतना बुरा नहीं है, काफी अच्छा है। तभी तो दूसरे राज्यों से लोग यहां के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, वरना नहीं आते। अब आप देखिए कि केंद्र का और दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का यहां पर अच्छा नेटवर्क है, मगर इनका प्रदर्शन क्यों नहीं श्रेष्ठ है, क्यों औसत जैसा मालूम पड़ता है? दिल्ली सरकार ने एक ऐप बनाया है जिससे पता चल जाता है कि प्राइवेट अस्पताल में कितना बिस्तर खाली है और सरकारी अस्पताल में कितना बिस्तर खाली है। इस ऐप में 63 प्राइवेट अस्पतालों का डेटा है और 8 सरकारी अस्पतालों का डेटा है। हमने आपको बताया कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की संख्या 38 है, लेकिन इस ऐप में सिर्फ 8, उनमें से भी कुछ केंद्र के हैं, सरकारी अस्पताल क्यों हैं? 63 जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल हैं, वो क्यों हैं? क्या ये वजह है कि ये लड़ाई हो रही है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के बीच में? पहले हम देख लेते हैं कि इस ऐप के अनुसार जो केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं वहां क्या हाल है। तो आज दोपहर 1 बजे के आसपास जब मैंने देखा था, तब देखा था कि सफदरजंग अस्पताल में कोविड के लिए 329 बेड हैं, जिनमें से 326 भर चुके हैं। राम मनोहर लोहिया में 200 बेड हैं, जिनमें से 188 भर चुके हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल में कोविड के 73 बेड हैं, जिनमें से 63 भर चुके हैं। दिल्ली एम्स में 250 बेड हैं, जिनमें से 105 भर चुके हैं। एम्स झज्जर में 650 बिस्तर हैं, जिनमें से 646 भर गए हैं, मात्र 4 खाली हैं। ये सभी डेटा जो है 8 जून का है और दोपहर 1 बजे का। तो आपने देखा कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में जो बिस्तरें हैं वो करीब करीब भर चुकी हैं। तब भी ऐप के हिसाब से सरकारी और प्राइवेट मिलाकर 3,760 बेड खाली हैं,
20 प्राइवेट अस्पतालों ने कह दिया है कि उनके यहाँ कोई बेड खाली नहीं है। सोचिए, अभी ये संकट है हमारे पास, मरीज कहां जाएगा? मीडिया में रिपोर्ट हो ना हो, लेकिन सच्चाई कैसे छिप सकती है? अखबार वाले ना छापें, टीवी वाले ना दिखाएं, लेकिन जब आप अपने मरीज को लेकर अस्पताल के पास पहुंचेंगे तो सच्चाई आपको पता चल ही जाएगी। पिछले 3-4 दिनों में ऐसे ही कुछ नागरिकों ने ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी वेदना प्रकट की है। गौरव धनवत कहते हैं कि वो 8 घंटे तक अस्पताल में बिस्तर ढूंढते हुए भटकते रहे। केजरीवाल को टैग करते हुए कहते हैं कि आपकी ऐप झूठ बोल रही है, दिल्ली में बिस्तर नहीं है। विनोद कुमार ने ट्वीट किया है कि मयूर विहार में मेरे मित्र और उनके पूरे परिवार को कोविड के लक्षण हैं। वो हर जगह धक्के खा रहे हैं मगर कहीं टेस्ट नहीं हो रहा है, अस्पताल वापस भेज रहे हैं। किशोर कुमार ने ट्वीट किया है कि मैंने अपने पिता को भर्ती कराने के लिए जिस भी प्राइवेट अस्पताल में फ़ोन किया है वहां से जवाब आया कि सब बिस्तर भरे हुए हैं। कहते हैं कि दिल्ली कोरोना ऐप जो है वो सही आंकड़े नहीं दे रही है। दिल्ली की स्थिति प्रोजेक्शन से काफ़ी बुरी प्रतीत होती है। इंदर बजाज ने ट्वीट किया कि मेरी मां की हालत गंभीर है, मैं उन्हें लेकर कई अस्पतालों में गया मगर सबने उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया। वो रात भर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर बैठी रहीं और अगली सुबह तक एडमिट नहीं हो सकी। राम मनोहर लोहिया केंद्र सरकार का अस्पताल है। इंदर बजाज सवाल करते हैं कि क्या इसी फैसिलिटी की बात सरकार कर रही थी? इसी सवाल की बात मैं पहले दिन से कर रहा था कि सरकार से सिर्फ आप यही और यही सवाल पूछिए। मुकुल सक्सेना ने लिखा है कि मेरी मां वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें कोविड के लक्षण हैं। वे काफ़ी बीमार हैं, लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस वजह से उन्हें टेस्ट के लिए बाहर जा पाना मुश्किल हो रहा है। आरोग्य सेतु ऐप के नंबर काम नहीं कर रहे हैं और घर पर टेस्ट ना हो पाने के कारण मां को बाहर ले जाना पड़ा। कई अस्पतालों ने कहा उनके पास टेस्ट किट नहीं है। प्राइवेट में मैक्स और अपोलो जैसे अस्पतालों ने कहा कि बिना पॉजिटिव टेस्ट के एडमिट नहीं करेंगे, टेस्ट किट नहीं है। कहते हैं कि उनकी मां को एडमिट होने की ज़रूरत है मगर अस्पताल बिना टेस्ट रिपोर्ट के एडमिट नहीं करता और टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। दिल्ली कोरोना ऐप पर बिस्तरों की जानकारी भी नहीं मिल रही थी। तो आपने देखा कि इंदर बजाज, मुकुल सक्सेना, विनोद, गौरव को किन तकलीफों का सामना करना पड़ा। टेस्ट किट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट अस्पतालों से वो बात कर रहे हैं तो आपको राम भरोसे छोड़ दिया गया है। इतनी सी बात आप कब समझेंगे? हम आपको एक और कहानी बताने जा रहे हैं। ये वीरेंद्र सिंह की कहानी है। भोपाल के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली के मयूर विहार में रहते थे। 5 दिनों तक दिल्ली में वीरेंद्र सिंह, उनकी किडनी फेल थी, भर्ती होने के लिए इधर से उधर घूमते रहे, भर्ती नहीं हो सके। लिहाजा शनिवार की सुबह वो निज़ामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे और वहां भी काफ़ी प्रयास किया। वहां के हमीदिया अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह 4 बजे इनकी मौत हो गई। भोपाल इसलिए गए क्योंकि जेपी अस्पताल में वीरेंद्र का भाई वहां के एक जेपी अस्पताल में लैब का टेक्नीशियन है। जब सैंपल लेकर हमीदिया भेजा गया तब उनके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन 35% तक पहुंच गया था, जो कि 95% होना चाहिए। वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया, हालात नहीं सुधरे, वीरेंद्र सिंह नहीं बचाए जा सके। दोपहर 3:30 बजे कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आती है और वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। आईसीयू में भर्ती किए जाते हैं और वहाँ उनकी मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर उनकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ता है। वो नोएडा में भर्ती की कराई जाती हैं। उनके भाई को पॉजिटिव है, वो क्वारंटीन कर दिए गए हैं। मेरी बात नहीं हो पा रही। हाँ, आइसोलेशन में है मेरी मॉम और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरी मॉम के बाद। उसी की टेंशन है मेरी मॉम की क्या हालत है, क्या तबीयत है। मतलब एक वही है विमला सेक्टर 11 नोएडा और मेट्रो हॉस्पिटल हर्ट वाला आइसोलेशन वार्ड में है। सर मैंने एक को खो दिया, दूसरा नहीं खो सकता।
सर, डू समथिंग। यस सर, ओके अंकल। वीरेंद्र सिंह की तरह सुलेमान की भी यही स्थिति हुई। सुलेमान 25 साल का एक लड़का, उसके पिता दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती कराने का प्रयास करते रहे, थक हार गए तो उसे लेकर एम्स ऋषिकेश की तरफ रवाना हुए और सुलेमान की जिंदगी नहीं बच सकी। तो चाहे वीरेंद्र हो चाहे सुलेमान हो, इस व्यवस्था के आगे दोनों ही दम तोड़ रहे हैं, दोनों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकी है। आप तो थाली बजाकर निश्चिंत हो गए थे, उसके बाद आपने टीवी पर तबलीगी जमात की खबरों में अपने आप को व्यस्त कर लिया और हिंदू मुसलमान की खबरों में, और स्थिति देखिए कि कहाँ तक पहुँच गई है। आज कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है कि इन खबरों को, लोगों की दिक्कतों को प्रमुखता से उठाए, और नतीजा क्या हो रहा है कि आप वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। अगर वायरल करने से आपस में चीज़ें हो जाती हैं तो वो भी कर लीजिए, मेरा मानना है कि उससे कुछ होता नहीं है, अब काफ़ी देर हो गई है। दूसरे कई राज्यों ने इस तरह के ऐप नहीं बनाए हैं जिस तरह के दिल्ली ने बनाए। दिल्ली सरकार के बनाने का मकसद था कि पारदर्शिता रहे, लेकिन वो मकसद पूरा नहीं हुआ। लोगों की समस्याएं बढ़ गईं, उनका समाधान नहीं हुआ, लोगों की जान गई। ऐप में दिखता रहा कि खाली है, लेकिन अस्पताल कहते रहे कि भरा हुआ है। जब तक लोगों की जान नहीं गई, लोगों ने चीखा चिल्लाया नहीं, तब तक कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये इस ऐप में कोई कमी है। क्या प्राइवेट अस्पतालों ने जानबूझकर मरीजों के साथ ऐसा किया, या ऐप के डेटा पर उनका नियंत्रण नहीं था, सरकार अपनी तरफ से भर रही थी? क्या इस कारण से कन्फ्यूजन हुआ? अगर प्राइवेट अस्पताल झूठ बोल रहे थे और लोग मर रहे थे, तब केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को मिलकर पहल करनी चाहिए थी और उसी वक्त जांच टीम भेजकर पता लगाना चाहिए था कि अस्पताल झूठ तो नहीं बोल रहे। ऐप में बिस्तर खाली दिख रहे थे और आम लोग कह रहे थे कि मैक्स, फोर्टिस, होली फैमिली और कई प्राइवेट अस्पताल भर्ती नहीं कर रहे हैं। लोगों को काफ़ी वक्त लगा मैक्स से फोर्टिस, फोर्टिस से गंगाराम जाने और सरकारी अस्पताल एलएनजेपी तक आने में। लोगों ने सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों की शिकायतें की हैं। सौरभ शुक्ला को मैक्स, होली फैमिली और फोर्टिस ने कहा कि उनके पास बिस्तर नहीं है, जबकि ऐप में दिख रहा था कि खाली है। ये शनिवार की बात है। बाद में मैक्स का डेटा सही आने लगा। प्रश्न है कि प्राइवेट अस्पताल सही बोल रहे हैं या नहीं, इसकी जांच की बात क्यों नहीं की गई? क्या ये वक्त राजनीति का है? फिर वो टीम इंडिया कहाँ गई जिसकी बात शुरू में की गई थी? दिल्ली सरकार और गंगाराम अस्पताल को लेकर 1-2 दिनों तक विवाद चला। अंत में जब दिल्ली सरकार ने एफआईआर दर्ज करा दी अस्पताल के खिलाफ, तो चेयरमैन ने एक्सप्रेस में अपना बयान दिया है कि कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है। क्या सिर्फ कम्युनिकेशन गैप के कारण ये विवाद हुआ और एफआईआर की नौबत आई? तब ये स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। क्या ईगो के कारण एक अस्पताल और दिल्ली सरकार के बीच में टकराव हो रहा था, लेकिन नुकसान मरीज भुगत रहा था, जिसे भर्ती नहीं किया जा रहा था और जिसका टेस्ट नहीं किया जा रहा था? हमें ये सब भी देखने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप देखिए कि अहमदाबाद में क्या हुआ। वहाँ की सरकार ने जिन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बनाई, उसमें बड़े प्राइवेट अस्पतालों को छोड़ दिया। गुजरात हाईकोर्ट की नज़र पड़ी और हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा क्यों किया गया है, इन 8 बड़े अस्पतालों को आपने लिस्ट से बाहर क्यों किया है, इन्हें लेकर आइए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच तकरार हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और कहाँ पर सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच साठ-गांठ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने अंत में एक फैसला किया और उस फैसले के में लिखा गया है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों को एडमिट करने, इलाज देने, टेस्टिंग करने और डिस्चार्ज करने में मनमानी कर रहे हैं
और सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। यही नहीं, बिना लक्षण वाले और हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी एडमिट किया जा रहा है, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों में एक सीनियर नर्सिंग अफसर तैनात करने का फैसला किया है। यह सीनियर नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली सरकार के अस्पतालों या दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे। कुल 68 प्राइवेट अस्पतालों में 24 घंटे सातों दिन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। आलोचना हुई तो एक नई व्यवस्था बना दी गई। क्या इस नई व्यवस्था से प्राइवेट अस्पतालों के बाहर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तैनात कर देने से दिल्ली वासियों की परेशानी कम हो जाएगी? उन्हें वेंटिलेटर वाला बिस्तर चाहिए, अस्पताल चाहिए, क्या वो मिलने लगेगा? इस नई व्यवस्था के बाद भी देखने की ज़रूरत है। यही नहीं, आप देखें तो शनिवार को ये बयान आया दिल्ली सरकार की तरफ से कि प्राइवेट अस्पताल बिस्तरों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, उनसे मनमाना राशि वसूल रहे हैं। हाँ, ये जनता को पता होना चाहिए कि भाई अस्पताल में एडमिट कराने से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या चार्जेस लगेंगे, कैसे लगेंगे। सर, कई अस्पतालों की वो लिस्ट भी आ गए हैं कि हाँ, उसको हम सबको बताएंगे, जनता को बताएंगे कि क्या क्या होगा। तो क्या सरकार की कुछ ऐसी भी मंशा है या ऐसी भी कोशिश है कि जिस तरह से मुंबई में कोरोना के इलाज के रेट तय किए गए, उस तरह से दिल्ली में भी रेट तय किए जा सकते हैं? अभी हम सबसे पहले चार्जेस इकट्ठे कर रहे हैं, उसको स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं। तो आपने देखा कि इस वक्त जब दिल्ली में, जहां का सरकारी अस्पतालों का नेटवर्क देश के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा है, वहां मरीजों को भर्ती कराने या टेस्ट कराने को लेकर इतनी शिकायतें आ रही हैं। तालाबंदी 24 मार्च को हुई थी, कितना लंबा अरसा बीत चुका है और हमारी तैयारी में इस तरह के लीकेजेस होते चले जा रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। दूसरा, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच में एक तरह के संवाद और भरोसे की कमी दिख रही है। तीसरा, केंद्र सरकार को भी दिल्ली को लेकर एक लीडरशिप की भूमिका दिखानी चाहिए। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच भी तालमेल की कमी नजर आती है और इसका नुकसान ये हो रहा है कि आपकी जिंदगी दांव पर लग गई है। कोविड-19 से लड़ाई के शुरुआत में ही जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई थीं कि ये चीज़ें हथियार होंगी, उनमें सावधानी के अलावा, वैज्ञानिक सोच के अलावा तीसरी बात यह थी कि सूचना सही होनी चाहिए। अगर सूचना दबाई जाएगी, सूचना गलत होगी, तो फिर समस्या पैदा होती जाएगी और गहरी होगी। आप अंधेरे में तरह तरह के गैर वाजिब कल्पनाएं करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फिर ये प्रश्न आप पूछिए कि क्या बात है कि जिस उत्साह से शुरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू हुआ था, वो केंद्र सरकार ने क्यों बंद कर दिया? क्या सूचनाओं का महत्व अब समाप्त हो गया है? परिमल की ये रिपोर्ट देखिए। 12 मार्च से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो मार्च में 17 दिन होता है, अप्रैल में वो 26 दिन किया जाता है, अच्छी बात रही। मई में वो महज 8 दिन होता है और जून के एक हफ्ते को अगर देखें, पिछले हफ्ते को 7 दिनों में, तो 1 दिन किया जाता है। यानी जिस हिसाब से मीडिया ब्रीफिंग जो नेशनल मीडिया सेंटर में आमतौर पे की जाती है, अगर वो लगातार इस तरीके से अगर घटेगा तो फिर सवालों के जवाब नहीं मिल पाएंगे। आपके पास सामने प्रेस रिलीज आ जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही पक्ष आएगा, जो मंत्रालय की तरफ से जो पक्ष आता है वो आपको रिपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा। आपके मन में जो सवाल होंगे उसके जवाब आप नहीं तलाश सकते हैं। तो धीरे धीरे इसको लेकर भी चीज़ें स्पष्ट नहीं की जा रही है कि आखिर जब मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मन में शंकाएं बहुत ज़्यादा हो रही होंगी, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की में गिरावट क्यों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमी क्यों? पहले एक वक्त तक आईसीएमआर हमेशा अमूमन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे होती थी और आमतौर पे रमन और गंगाखेड़कर आते थे, लेकिन वो भी धीरे धीरे सिमटता सा चला गया। कई टेक्निकल जवाब होते हैं जिसमें जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को सीधे तौर पर पहले कहते थे कि ये जवाब आईसीएमआर की तरफ से आएगा क्योंकि वो टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन अगर टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब देने वाला कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं होता है तो फिर आप सोचिए कि आपके सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाएगा। तो ये पिछला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है पिछले हफ्ते में, उसमें हालांकि आईसीएमआर की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आई हुई थी और उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन यहाँ पर सीधे तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे मकसद ये था कि लोगों को ये बताया जाए,
पत्रकारों के माध्यम से कि आखिर हमारी रणनीति क्या है, हम क्या कर रहे हैं, और लोगों को कम से कम थोड़ा सा कूल किया जाए, क्योंकि बढ़ते मामलों के बीच लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही थी और सरकार की भी अपनी चुनौती थी। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक जरिया होता था, जिस जरिए के जरिए आप सवालों का जवाब तलाश सकते थे, लेकिन अब उस पर धीरे धीरे विराम लगाया जा रहा है। अब लेते हैं एक ब्रेक के बाद कुछ और बातें। आपने भी गौर किया होगा, हमारे राजनीतिक दलों की जो दैनिक गतिविधियां हैं वो अब सड़कों से ज़्यादा ऑनलाइन पर हैं, और ये कोविड-19 के दौर में तालाबंदी के बाद से नहीं है, बल्कि 2014 के बाद से ये स्थिति बनती चली गई, जहां नेता, कार्यकर्ता और समर्थक दैनिक राजनीतिक गतिविधियां ऑनलाइन फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ट्विटर पर निभाते हैं, संपन्न करते हैं। लेकिन इस दौरान इसे ज़्यादा मान्यता मिल रही है। सिर्फ राजनीतिक दलों में ही ये क्षमता नहीं है कि वो ऑनलाइन प्रदर्शन कर सकें। आम जनता, यहाँ तक कि किसानों ने भी इसी दौर में अपने प्रदर्शन करने की संभावनाओं को अलग अलग तरीके से तलाशा है, उसे तराशा है। अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में नेता डिजिटल हो रहे हैं, तो अपनी मांगों के लिए किसानों ने भी सत्याग्रह शुरू किया है ऑनलाइन। सिवनी मंडी में यह मक्का 959 रुपए प्रति क्विंटल में बिक गया। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के मुताबिक 1 क्विंटल मक्का पैदा करने की लागत 1213 रुपए आती है। अभी इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन अभी भी मध्य प्रदेश में मक्का 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, यानी किसानों को 850 से लेकर 950 रुपए प्रति क्विंटल का घाटा। 1 एकड़ मक्के की लागत 14,000 से 16,000 रुपए तक आती है। रेट पहले अच्छे थे 2,000, अब 1,000 हो गया 900। क्या करो, मजबूरी है, मट्टी मूल तो बेचना ही पड़ेगा। बारिश के कारण मतलब कम भी भाव, और अब जो जैसे तैसे सरकार खरीद रही है तो मतलब रेट भी नहीं मिल रहा है यहाँ। और अब बेगो 2,000 तक मक्का बेग गया, और अब तो जैसे समझे 700-800 रुपये में मक्का बेच रहा है। तो अब बोनी के समय भी आ गया, गेहूँ भी नहीं बिकी है हमारी। 1700-1800 रुपये तो बेचना चाहिए कम से कम। नहीं, दिसंबर और जनवरी तक मक्के के दाम 2100 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल तक थे, लेकिन विदेश से आयात शुरू होने पर मक्के के भाव गिरते चले गए। खरीफ का मक्का अभी लगभग 40 से 50% हम किसानों के पास मक्का है, और दिसंबर तक मक्के के अच्छे रेट थे, और दिसंबर के बाद अचानक केंद्र सरकार ने जो मक्के का बाहर से आयात किया, उसके बाद रेट हम निरंतर गिरते गए, लगभग 1400-1500 तक हो गए। और उसके बाद ये कोविड-19 की जो बीमारी आई, महामारी, इसके बाद आज देखा जाए तो 900-1000 रुपये मक्के के रेट हो गए हैं। मक्का किसानों को हो रहे घाटे से परेशान होकर युवा किसानों ने विरोध का नया तरीका निकाला, ऑनलाइन सत्याग्रह। किसान सत्याग्रह का फेसबुक पेज बना, ट्विटर में भी इसी नाम से दस्तक दी गई। किसान सत्याग्रह एक ऑनलाइन किसान आंदोलन है, जिससे सिवनी जिले के युवा किसानों ने मिलकर के शुरू किया है। सबकी मांग सरकार से यही है कि किसानों का जो मक्का है, मक्के की फसल है, उसका जो MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने तय किया है, उस मूल्य पे सरकार किसानों से मक्का खरीदे। इस आंदोलन का तरीका अनोखा है। पहले प्ले कार्ड के माध्यम से किसान अपना समर्थन जता रहे हैं, दूसरा अपने वीडियो बनाकर अपनी परेशानी और मांग बता रहे हैं, तीसरा किसान सत्याग्रह के समर्थन में व्हाट्सएप में अपनी DP लगा रहे हैं। मंत्री जी ने किसानों को कोई भरोसा तो नहीं दिया, बस दुर्भाग्य पर रोते दिखे। और मक्का जो है, ये फसल जो है अभी होती नहीं थी अपने यहाँ, लेकिन मक्का किसानों ने, ये बात सही है कि जब किसान के पास फसल आती है, अभी देखो मूंग 9,000 रुपये क्विंटल था, और जैसे ही किसान की फसल आई मंडी में और एकदम ज़्यादा आवक हुई तो व्यापारी भाव कर देते हैं। यही देश में किसानों को दुर्भाग्य है, और इसलिए मोदी जी ने, इसलिए किसानों से बात करेंगे, किसानों से बात कर रहे हैं। मैं खुद किसान हूँ, रात दिन बात करता हूँ। वैसे जबलपुर मंडी बोर्ड ने कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 36(3) का हवाला देते हुए कहा है कि मक्का समर्थन मूल्य से कम में नहीं बिकना चाहिए। हालांकि इस आदेश के बाद भी भाव 1000 रुपये प्रति क्विंटल से ऊपर नहीं गए।
उन जिलों में जहां चंद महीने पहले ही पिछली सरकार कॉर्न फेस्टिवल के जरिए किसानों को बड़े सपने दिखाकर गई थी, जिसमें नई सरकार खरीदी तक से बचती दिख रही है। ये सच है कि मध्य प्रदेश मक्के का बड़ा उत्पादक नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा, सिवनी जैसे ज़िलों में मक्का उपजता है। अकेले सिवनी में इस बार किसानों ने लगभग 4,35,000 एकड़ ज़मीन पर मक्का बोया था, यानी उन्हें लगभग 600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सिवनी से अब्दुल वाहिद, छिंदवाड़ा से सचिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।